दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल। डीआरडीओ के स्पेशल महा सीरीज का अभी तक हम लोग प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे। आज एक नया चीज़ आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हो, जो कि सीपीआरआई के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह को लेकर के आज आया हूँ आपके सामने। यहाँ सीपीआरआई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 19 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया था टेक्नीशियन पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के लिए, जिसमें टोटल 15 सीट था। ये एग्ज़ाम 19 दिसंबर 19/12/2022 को ख़त्म हुआ है। इस एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, इसके प्रश्नोत्तरी का आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। टोटल जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछा गया है सीपीआरआई के एग्ज़ाम में, इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट बिना समय गंवाए क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस पर जब भी नया कुछ अपडेट आए आपके सामने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित किसी भी प्रकार का, तो तुरंत आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तो चलते हम लोग सीपीआरआई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूछे गए प्रश्नों के संग्रह की ओर। और इसमें जो टोटल 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों से पूछा गया है, उसका फुल सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, और प्रत्येक ऑप्शन का हम लोग मानो तो ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले सीपीआरआई की बात अगर करेंगे तो सीपीआरआई का फर्स्ट बार वैकेंसी आया था, जो कि जिसका लास्ट डेट 26 नवंबर था। सीपीआरआई सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा चालित उपक्रम है, संस्थान है, जहां पावर से संबंधित रिसर्च किया जाता है। यह एग्जाम 19/12/2022 को हुआ है देश के विभिन्न सेंटरों पर। तो हम लोग सीधे चलते हैं। इसमें जो पूछा गया प्रश्न है, किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने डिस्प्ले पर है, क्वेश्चन नंबर 61 से टेक्निकल शुरू हुआ था। 1 से 60 तक इसमें मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग वगैरह था। टोटल 60 से लेके 100 तक टोटल 40 क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 61 आप पढ़ सकते हैं, यहाँ दे रहा है जो आया था एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि 40 स्टेटर स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पीच फैक्टर की गणना करना है। क्या चीज निकालना है? पीच फैक्टर। 40 स्टेटर स्लॉट वाली वाइंडिंग के लिए पीच फैक्टर की गणना करें, जिसमें 1 से 8 तक क्वाइल स्पेन दिया गया है और नंबर ऑफ पोल की संख्या 4 दिया गया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, और जिसमें करेक्ट ऑप्शन सी आया हुआ है। तो आखिर यह बनेगा कैसे? तो इस सवाल को अगर देखेंगे हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें निकालना है, क्या चीज निकालना है? पीच फैक्टर। तो पीच फैक्टर बारे में क्या जानते हैं हम लोग? केसी बराबर कॉस अल्फा बट्टा 2 होता है। इतना तो आपको पता हो, केसी बराबर कॉस अल्फा बट्टा 2 होता है। यहाँ दिया हुआ क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट, टोटल स्लॉट की संख्या दिया हुआ है 40, क्वाइल स्पेन दिया हुआ है 1 से 8 दिया हुआ है। तो इसको 8 में से 1 घटा देंगे, स्लॉट की संख्या 7 हो जाएगा। स्लॉट की संख्या 7 हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग निकालेंगे एम्प्टी स्लॉट। खाली स्लॉट कितना हो जाएगा? एम्प्टी स्लॉट। तो एम्प्टी स्लॉट बराबर होता है पर पोल नंबर ऑफ स्लॉट बटा पोल की संख्या। तो पहले हम लोग पर पोल निकालेंगे, पर पोल स्लॉट। प्रत्येक पोल में कितना स्लॉट होगा? तो यहाँ टोटल दिया हुआ है 40 नंबर ऑफ स्लॉट, और पोल की संख्या 4, तो बराबर 10 हो गया। ठीक है, प्रति पोल स्लॉट कितना हो जाएगा? 10। तो एम्प्टी स्लॉट क्या हो जाएगा? 10 में से क्वाइल स्पेन को घटा देंगे, एम्प्टी स्लॉट हो जाएगा 3 हो जाएगा। एम्प्टी स्लॉट बराबर 3 हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट की संख्या 3 हो गया। तो इस तरह से अल्फा बराबर निकालेंगे, तो 180 इंटू एम्प्टी स्लॉट 3 बट्टा प्रति पोल स्लॉट की संख्या 10। यहाँ पर 0 से 0 काटेंगे, अल्फा का मान क्या हो गया? 54 डिग्री। अल्फा का मान 54 डिग्री। लेकिन यहाँ पे पीच फैक्टर बराबर क्या होता है?
पिच फैक्टर बराबर क्या होता है, कॉस अल्फा बट्टा 2। तो अल्फा का मान 54 डिग्री, तो कॉस 54 बट्टा 2 यानी कि कॉस 27 डिग्री, कॉस 27 डिग्री, अल्फा का मान कॉस 27 डिग्री। जब आप चार्ट को देखेंगे तो कॉस 27 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 27 डिग्री बराबर 0.89 होता है। कॉस 27 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.89 हो जाएगा। इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 0.89। यहाँ पे पिच फैक्टर बराबर आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे पिच फैक्टर कैसे निकलेगा। अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या आया था CPRI के एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 62। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि जीरो लैगिंग लोड पर पावर फैक्टर के मामला में आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। तो हम सभी क्या जानते हैं, आर्मेचर रिएक्शन तभी होगा जब हमारा जनरेटर पर लोड पड़ेगा। जब हमारा जनरेटर पर लोड पड़ेगा तो आर्मेचर से विद्युत वाहक बल जनरेट होगा जब फंक्शन में आएगा तो, और जब लोड पड़ेगा तो आर्मेचर में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जीरो लैगिंग लोड, जब लोड ही हमारा जीरो हो गया, लोड इक्वल टू जीरो हो गया, तो जब हमारा लोड जीरो है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आर्मेचर है वो वर्किंग मोड में नहीं है, या जनरेटर के द्वारा EMF जनरेट नहीं किया जा रहा है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज होगा, वो एक्टिव नहीं है उसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो एक्टिव नहीं है, क्रॉस मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को सुधार करने के लिए। अशक्त डीमैग्नेटाइज, अशक्त प्रभाव नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज होगा। मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटाइज हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड बराबर जीरो है। इस तरह से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट डीमैग्नेटाइज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन नंबर 63 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोला गया है कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011, राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख अक्षर, प्रतीक और संदर्भ के रूप में प्रयोग किए जाने वाला संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 लागू हुआ था और उसमें विद्युत से संबंधित बहुत सारा कानून बनाया गया है। तो ये जो सवाल पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 में संकेत को पहचानने के लिए ग्राफिकल प्रतीक जो है कितना सेक्शन या कितना धारा में डाला गया है। ठीक है, तो धारा नंबर 3 है इसका। जब आप राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 को डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो वहां आप साफ देख सकते हैं राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 का कुछ ये धारा है। यहां आप साफ देख सकते हैं धारा नंबर सेक्शन नंबर 3। जब आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 3 कह रहा है, सेक्शन 3 कह रहा है, सेक्शन 3 कवर ग्राफिकल सिंबल फॉर डायग्राम। क्वेश्चन में यही पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के कौन सा धारा में ग्राफिकल प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो सेक्शन 3 यहाँ आप साफ देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 3 में ग्राफिकल सिंबल फॉर डायग्राम, लेटर सिंबल एंड साइन विच इज रेफर्ड फॉर फर्दर डिटेल। ये क्वेश्चन थोड़ा अंदरूनी है, जिनको राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 की जानकारी होगी वो सटीक आंसर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा हार्ड माना जा सकता है, ये बहुत ही इंटरनल क्वेश्चन हुआ। खैर कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 में धारा 3 में अपना ग्राफिकल प्रतीक की जानकारी दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कर रहा है,
किस प्रकार की, क्वेश्चन नंबर 64, किस प्रकार के प्राथमिक सेल में, किस प्रकार की प्राथमिक सेल में नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। जब आप सेल एंड बैटरी पढ़े होंगे तो वहां पे ये सारा सेल आप पढ़े होंगे, लेक्लांजी सेल, एल्कलाइन सेल, लिथियम सेल और मर्क्यूरी सेल। ये जितने भी सेल है ये सब क्या है, प्राइमरी सेल के उदाहरण है, प्राइमरी सेल के उदाहरण है, ठीक है। लेकिन यहाँ का रहा कौन सा इसमें से सेल है जिसका नेगेटिव प्लेट जिंक का रहेगा, जिंक का, और पॉजिटिव प्लेट के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज होता है, MnO2 का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप अल्कलाइन मैग्नीज सेल को देखेंगे, अल्कलाइन मैग्नीज सेल को देखेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं जो अल्कलाइन मैग्नीज सेल होता है इसका बनावट कुछ इस तरह का रहेगा। इसका जो आउटर स्टील का केस रहता है, ये आउटर बॉडी क्या चीज़ का रहेगा, स्टील का रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो है जिंक को पाउडर के फॉर्म में डाल दिया जाता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का काम करता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। ये जो है जिंक का परत है और इसमें पूरा पाउडर को भर दिया जाता है जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है, ठीक है। और इसके बीच में जो अलग से बना हुआ है इसमें मिक्सचर ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में डाला जाता है, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है इसमें मिक्सचर डाला जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का मिक्सचर को डाल दिया जाता है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करता है। इस तरह से कौन सा सेल है जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैग्नीज डाइऑक्साइड का होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अल्कलाइन सेल आंसर हो जाएगा, अल्कलाइन सेल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अल्कलाइन सेल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लैमिनेशन करने का उद्देश्य क्या है। डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेशन क्यों किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, स्टेटर का जो कोर होता है, डीसी मोटर का जो स्टेटर है या ये कोर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब इसको सप्लाई दिया जाता है, किसी भी मोटर को जब सप्लाई देते हैं तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जिसके कारण वहाँ पे हमारा जो आर्मेचर जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण आर्मेचर में एक टॉर्क उत्पन्न होता है और टॉर्क के कारण वहाँ घुमाव बल उत्पन्न होता है और आर्मेचर हमारा घूमने लगता है। तो आर्मेचर जब घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो आर्मेचर के साथ साथ इसका जो कोर होता है, इसके कोर में कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इसके कोर में कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है। यह ईएमएफ जो जनरेट होता है वो उष्मा की क्षति करता रहता है और प्रत्येक कोर में अलग अलग वैल्यू का ईएमएफ जनरेट होते रहता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो हमारा जो विद्युत लॉस हो रहा है, कोर में जो ईएमएफ उत्पन्न हो गया है जिसके कारण हीट के रूप में एनर्जी लॉस हो रहा है, उस चीज़ से बचने के लिए कोर को क्या करते हैं, लेमिनेशन कर देते हैं, कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेशन करने से क्या होता है, प्रत्येक कोर में जो हमारा अलग अलग ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ऐड नहीं हो पाता, सब सेपरेट हो जाता है। इस तरह से बहुत ही लेस वैल्यू हमारा विद्युत पावर जो है खर्च होता है या बर्बाद होता है। तो कभी भी आर्मेचर के कोर में लेमिनेशन क्यों करेंगे, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। इसके कोर में जो करंट बहने लगता है, इसके कोर में जो करंट बहता है उसको एडी करंट कहते हैं और एडी करंट लॉस होते रहता है, ठीक है। ऊष्मा के रूप में एडी करंट लॉस होते रहता है। तो जब भी पूछे आपको कि आर्मेचर कोर को लैमिनेशन क्यों करते हैं, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। और एक दूसरा लॉस होता है
हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। एक दूसरा लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस। तो डीसी मोटर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन, लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करता है। हिस्टैरिसीस लॉस को खत्म करने के लिए सिलिकॉन स्टील और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लैमिनेशन कर दिया जाता है, ठीक है। लैमिनेटेड कर दिया जाता है, कोर को क्या करते हैं, प्रत्येक कोर को लैमिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित संधारित्र का उदाहरण है। मतलब इसमें से कौन सा कैपेसिटर है जो वेरिएबल होता है, उसके मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं, कम अथवा अधिक कर सकते हैं। इसमें से कौन सा कैपेसिटर है जिसके वैल्यू को हम घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक प्रकार का वह डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो इस कैपेसिटर कई तरह का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसको ऑयल फील्ड कैपेसिटर कहते हैं, इसको माइलर कैपेसिटर कहते हैं, ये सिल्वर अथवा माइका कैपेसिटर कहलाता है। इस तरह का पॉलिस्टर फिल्म है, ये सेरामिक डिस्क है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, सेरामिक चिप है। ट्रिमर कैपेसिटर है। वेरिएबल एयर गैप, यहाँ पे बात किया है कौन सा कैपेसिटर है जो क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसमें नोब बनाया गया है, इस नोब बनाया गया है। इस नोब को घुमा के आप कैपेसिटर की कैपेसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से पहले रेडियो वगैरह जो आती थी और उसका वॉल्यूम को हम लोग घुमा के उसके साउंड को कम अथवा अधिक करते हैं ना, उसी तरह का नोब इसमें बनाया गया है। और इसके कैपेसिटेंस मान को एडजस्ट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को एडजस्ट करने के लिए नोब बनाया गया है। तो यह एक स्पेशल कैपेसिटर है जिसका नाम क्या है, वेरिएबल एयर गैप कैपेसिटर, ठीक है, वेरिएबल एयर गैप। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वायु संधारित्र, वही है वेरिएबल एयर गैप कंडेंसर, ठीक है। दूसरा है अभरक्त, अभरक्त होता है ना, माइका का फिक्स होता है, सेरामिक फिक्स होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि मोटर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, वायु संधारित्र एयर गैप कैपेसिटर जो होता है, इसके कैपेसिटेंस मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं, घटा अथवा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 67 जो पूछा गया है, बोल रहा है कि क्षेत्र प्रणाली द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्रवाह में आर्मेचर कोर के घूर्णन होने के कारण होने वाला नुकसान को बताएं। कह रहा है किसी जनरेटर अथवा मोटर में, ठीक है, जब आर्मेचर को घुमाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच जब घुमाया जाता है तो उसमें कौन सा लॉस होता है, ठीक है। तो आर्मेचर जब घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें क्या होता है, आयरन लॉस होता है, ठीक है। आयरन लॉस कहाँ होगा, कोर में होगा। आयरन लॉस 2 तरह का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे, पहला क्या है, कॉपर लॉस। दूसरा क्या है, परिवर्तनीय नुकसान, वेरिएबल लॉस, ठीक है। तीसरा है कोर लॉस। चौथा है कोर लॉस एवं लोड लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के बीच जब आर्मेचर घूमता है तो कौन सा लॉस होता है, कोर लॉस होता है, ठीक है। कोर लॉस बोले तो आयरन लॉस, और आयरन लॉस बोले तो आयरन लॉस 2 तरह का होता है, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। इस तरह से यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है, नीचे दी गई आरेख में तारों के प्रकार को किस स्थान पर लागू किया गया है। मतलब ये जो वायरिंग किया गया है, यह कहाँ का वायरिंग किया गया है। पहला है हॉस्टल, दूसरा गलियारा, तीसरा सीढ़ी और चौथा सुरंग, ठीक है। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी स्विच इस्तेमाल किया गया है, ये क्या है, सबसे पहला मेन स्विच है, उसके बाद S1 S2 S3 क्या है, 2 वे स्विच है। कौन सा स्विच है, 2 वे स्विच है। और 2 वे स्विच का इस्तेमाल कहाँ होता है,
जब किसी लैंप को 2 या 2 से अधिक स्थानों से कंट्रोल करना हो तब हम लोग टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गलियारा हॉस्टल बोल रहा है, तो हॉस्टल में क्या होता है, बहुत बड़ा हॉल होता है और उस हॉल में बहुत सारा अलग अलग बेड होते हैं। सभी बेड के लाइट एवं पंखा को अलग अलग कंट्रोल करना रहता है, इसलिए वहाँ पे टू वे स्विच का इस्तेमाल होता है। अगर सीढ़ी की बात करते हैं तो टू वे स्विच का इस्तेमाल सीढ़ी में भी होता है, ठीक है, सुरंग में भी होता है। लेकिन यहाँ पे आंसर लिया गया है हॉस्टल। हॉस्टल इसे लिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्रमबद्ध कई लैंप को लगाया गया है, जिस तरह से L1 L2 L3 इस तरह से और कई लैंप को लगाया गया है। तो यहाँ पे सटीक आंसर जो लिया गया है, कौन सा लिया गया है, हॉस्टल को लिया गया है। यहाँ पे आंसर सुरंग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सुरंग में भी क्या होता है, क्रमबद्ध बहुत सारा लाइट होता है और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ता है उसका लाइट को, जैसे स्विच को दबाते हैं तो पीछे वाला लाइट बंद होता है, आगे वाला लाइट ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सटीक आंसर लिया गया हॉस्टल का लिया गया, ठीक है, तो हॉस्टल आंसर यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से है, विद्युत उपकरण। गीजर को हम सभी जानते हैं। तो गीजर से क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 69, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप के उत्पादन का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। कह रहा है कि गीजर का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें जैसे ही हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें भाप आ जाता है, ठीक है। चूंकि गीजर के अंदर भाप नहीं बनना चाहिए, गीजर के अंदर कौन सा पानी रहता है, हॉट वाटर रहता है। तो गीजर के अंदर अगर हॉट वाटर और भाप बन जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसके नॉब को प्रेशर बना सकता है और दिक्कत कर सकता है, फट सकता है, किसी भी तरह का समस्या आ सकता है। इसमें केवल पानी गर्म रहना चाहिए और जब इसको हम बाहर खोलें तब वह गर्म पानी निकलना चाहिए, उसमें भाप की मात्रा नहीं होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि गीजर में यदि गर्म पानी में भाप का उत्पादन हो गया तो आखिर क्या कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, फास्ट रिसाव, ओपन सर्किट, हीटिंग इकाइयों पर स्केल जमा होगा। स्केल मतलब यहाँ स्केल लिख दिया है, हीटिंग इकाई पर कुछ वैसा खराब पदार्थ का जमा हो जाएगा। तो सबसे पहला ओपन सर्किट, अगर यह ओपन सर्किट होगा इसका तो ये क्या होगा, ऑन ही नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो पानी गर्म नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो भाप नहीं निकलेगा। तो ये ओपन सर्किट गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा, फास्ट रिसाव, किसी तरह का इधर से रिसाव होगा तो भाप नहीं बनेगा, ठीक है। रिसाव होगा तो क्या होगा, हमारा जैसे ही इसमें पानी भरेंगे सीधे वो बाहर चला आएगा, हीट भी नहीं होगा वाटर। जब वाटर हीट नहीं होगा तो भाप भी नहीं बनेगा। दूसरा, हीटिंग इकाई पर स्केल जमा होगा। स्केल मतलब कुछ गंदगी बैठ जाना। जब इसके हीटिंग इकाई पर कुछ गंदगी बैठ जाएगा तो क्या होगा, हीट को कम कर सकता है, फुल हीट नहीं होगा वाटर, लेकिन भाप कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट, मतलब जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है ये ग्राउंड हो गया है, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड हो जाएगा तो ये क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट जब ग्राउंड हो जाएगा तो इसके बॉडी में कुछ मात्रा में करंट फ्लो होने लगेगा। जब बॉडी में कुछ मात्रा में करंट फ्लो होगा तो वहां से क्या हो जाएगा, एयर के द्वारा ये इसको मॉइस्चर देगा इसके अंदर और मॉइस्चर के कारण वहां गर्म पानी में भाप बन जाएगा। इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा, ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि 100 ल्यूमेन का उत्पादन करने वाले 75 वाट के प्रकाश बल्ब की दक्षता क्या होगा। प्रकाश बल्ब की दक्षता क्या होगा, तो इसका जो ल्यूमेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ल्यूमेन बराबर 1100, ठीक है। और बल्ब जो है 75 वाट का है, वाट बराबर 75। तो लैंप है, बल्ब की चमकदार की दक्षता निकालना है, दक्षता। तो लैंप की केस में दक्षता बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं लैंप के केस में दक्षता बराबर होता है ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट। तो यहाँ पे ल्यूमेन दिया हुआ है 1100 बट्टा प्रति वाट 75, 1100 बट्टा 75। इसको जब हम हल करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा,
6 ल्यूमेन प्रति वाट, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी या दक्षता हो जाएगा 14.66 ल्यूमेन प्रति वाट। मतलब सीधा सीधी 1100 में भाग दे देना है 75 से, ठीक है, ल्यूमेन प्रति वाट। इस प्रकार से बल्ब की दक्षता निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का है, निम्नलिखित में कौन सा वर्कशॉप की सफाई की रखरखाव के दृष्टिकोण से, फाइबर्स दृष्टिकोण से सिटस्योर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है हिंदी वाले सेक्शन में, ठीक है। हिंदी वाले सेक्शन में क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ देखिए सिटस्योर कह रहा है, यहाँ पे होगा एक्चुअल में सिट सुके होगा, ठीक है। जब इसका इंग्लिश सेक्शन आप खोल के देखिएगा, जब इस प्रश्न का इंग्लिश सेक्शन खोल के देखिएगा तो हालांकि उसमें सही लिखा गया है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। इंग्लिश वाले सेक्शन को देखिए, इसमें भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। सिट SHIT सिट श्योर लिख दिया है, सिट सुके होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फाइबर्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये क्या कर रहा है, जो हमारा फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसकी रखरखाव के लिए, वहाँ के मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से रखरखाव के लिए 5 जापानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जापानी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग 5S कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है। उस 5S कंसेप्ट के द्वारा किसी वर्कशॉप की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये 5S कंसेप्ट क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। 5S कंसेप्ट क्या होता है, उसी से यहाँ प्रश्न आया हुआ है। तो अपना जो 5S कंसेप्ट है, 5S कंसेप्ट 5 जापानी शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसको आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे 5 जापानी शब्द क्या है, सबसे पहला शब्द है सेरी, दूसरा है सिटोन, तीसरा है सिसो, चौथा है सिटसुके और चौथा है सिकेट्सु और पांचवा है सिटसुके। सेरी, सिटोन, सिसो, सिकेट्सु, सिटसुके, ये 5 जापानी शब्द किसी भी इंडस्ट्री को साफ सफाई रखने के लिए 5 नियम बनाया गया है। इस नियम पर अगर कोई इंडस्ट्री चलता है तो वहाँ का जो वर्कशॉप है वो बिल्कुल अच्छी ढंग से कार्य करेगा। वहाँ ना किसी प्रकार की गंदगी मौजूद रहेगा और नहीं वहाँ काम करने वाले के लिए किसी तरह का समस्या उत्पन्न होगा। तो ये 5 जापानी शब्द का हिंदी अर्थ अथवा अंग्रेजी अर्थ क्या कहलाता है, इसको समझना है। तो सबसे पहला वर्ड जो है सेरी, यहाँ अपना अंग्रेजी में उसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट, ठीक है। सेरी का अर्थ क्या होता है, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब छांटना, कोई भी चीज को छांट कर रखना। पहला शॉर्ट, दूसरा सेट इन ऑर्डर, तीसरा शाइनिंग, चौथा स्टैंडर्ड, पांचवा सस्टेन। यही है 5S कंसेप्ट। तो शॉर्ट का मतलब छांटना, जो भी इंडस्ट्री में हमारा सामान उसको छांट के रखना अलग अलग, ठीक है। ऐसा नहीं कि कई प्रकार के मटेरियल उसको एक जगह मिला देंगे। एक जगह मिला देंगे तो क्या होगा, जब जरूरत रहेगा कोई सामान निकालने के लिए तो मिलेगा ही नहीं जल्दी, तो वहाँ पे टाइम का लॉस होगा। वही है सेरी का अर्थ है शॉर्ट। दूसरा सिटोन, सिटोन का मतलब सेट इन ऑर्डर, मतलब सेट इन ऑर्डर, बढ़ते क्रम में सजा के रखना। वर्कशॉप में क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा के रखना। जो आकार में बड़ा है बस तो उसको पीछे रखना, उससे छोटे वाले को उसके बाद, इस तरह से जब बढ़ते क्रम में हम कोई चीज़ को सजा कर रखते हैं तो जिस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है उसको हम दूर से ही देख सकते हैं कि वो फन्ना सामान हमारा वहाँ पे है और जाके डायरेक्ट ले सकते हैं बिना समय गंवाए। वहाँ पे हमारा सामान आइडेंटिफाई हो जाता है। तीसरा जो वर्ड है शीशो, शीशो का अर्थ है शाइनिंग, मतलब जो हमारा मटेरियल है उसको चमका के रखना है, शाइनिंग करके रखना है, मतलब उसको साफ सफाई रखना है। चौथा वर्ड जो हमारा सिकेट्सु है जापानी वर्ड, उसका हिंदी क्या है, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब मानकीकरण के आधार पे रखना है। मानकीकरण बोले तो अगर हमारे वर्कशॉप में मान लीजिए कई तरह के स्विच है, कोई 6 एम्पियर का है, कोई 16 एम्पियर का है,
कोई 20 एम्पियर का है, कोई मोर देन 50 है, तो वो स्टैंडर्ड मानकीकरण के अनुसार रखना है, ताकि जब हमको कभी 20 एम्पियर स्विच की आवश्यकता पड़े तो तुरंत जाकर उसको हम वहाँ से आइडेंटिफाई करके खोज सके। और पांचवा है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि चार जो नियम है उसको बनाए रखना, रेगुलर रूप से बनाए रखना, सस्टेन का मतलब यही है। और पांचवा जापानी शब्द क्या है, शित्सुके, जिसका मतलब है सस्टेन। सस्टेन का मतलब बनाए रखना। ये चारों जो हमारा नियम है इसको जब हम रेगुलर बना के रखते हैं तो हमारा इंडस्ट्री में क्या होगा, साफ सफाई रहेगा। तो यही बोला गया है क्वेश्चन में कि 5S दृष्टिकोण में शित्सुके का मतलब क्या है। शित्सुके का मतलब क्या है, तो शित्सुके का मतलब अंग्रेजी में सस्टेन होता है। सस्टेन का मतलब पीछे जो भी नियम बनाया गया है उसको रेगुलर व्यवहार में बना के रखना है। तो अब आप ही बता सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन व्यवस्थित व्यवस्था, दूसरा चमक, तीसरा सेल्फ अनुशासन और चौथा छटनी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, छटनी तो नहीं होगा, शॉर्ट हो गया सेल्फ अनुशासन। ठीक है, पांचवा वर्ड जो हमारा था उसका मतलब हो गया सेल्फ अनुशासन। जो भी नियम बनाया गया है उसको सस्टेन करके रखना, सेल्फ अनुशासन में बना के रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं। किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रश नहीं होते हैं। तो हम सभी जानते हैं स्टेपर मोटर को ब्रशलेस मोटर भी कहा जाता है। स्टेपर मोटर को ब्रशलेस मोटर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात को जानने के लिए आपको स्टेपर मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझना होगा। स्टेपर मोटर काम कैसे करता है, ये अपना स्टेपर मोटर है। ठीक है, ये स्टेपर मोटर है। स्टेपर मोटर में किसी भी तरह का इसमें ब्रश वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टेपर मोटर का जो रोटर होता है ये मैग्नेटिक होता है। ठीक है, मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट का बना होता है। स्टेपर मोटर का रोटर जो घूमेगा ये मैग्नेटिक होता है और इसके फील्ड में ये 4 वाइंडिंग है। जब इस वाइंडिंग को सप्लाई दिया जाता है, जब इस वाइंडिंग को सप्लाई हम देंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या है, मैग्नेट रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय प्रभाव इफेक्ट यहाँ जनरेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर ये क्या होता है, रोटर हमारा घूमने लगता है। इसमें सप्लाई देने के लिए किसी भी तरह का कार्बन ब्रश वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रोटर रखा हुआ ये ऑलरेडी मैग्नेट का है। तो जब वाइंडिंग में सप्लाई जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है, जिसके कारण इस रोटर में, ये रोटर भी ऑलरेडी मैग्नेट का है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है और यह रोटर हमारा घूमने लगता है। तो स्टेपर मोटर को हम लोग ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेपर मोटर कार्य कैसे करता है, ऑलरेडी बता दिए। स्टेपर मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित है। इसके रोटर मैग्नेटिक होता है, इसका रोटर क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। काम कैसे करेगा, जब स्टेटर वाइंडिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है तब सप्लाई की वजह से वाइंडिंग के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। वह मैग्नेटिक फील्ड रोटर के साथ इंटरेक्ट होती है और उसकी वजह से रोटर घूमने लगता है। इसके रोटर में सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। जब सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है तो किसी प्रकार के कार्बन ब्रश की आवश्यकता नहीं है। यह ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम करने लगता है, इसलिए स्टेपर मोटर को हम लोग ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं। स्टेपर मोटर का इस्तेमाल आजकल बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा है, क्योंकि जितना अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में स्टेपर मोटर ही लगाया जाता है। चूंकि इसका जो रोटेशन है प्रिसाइज होता है। प्रिसाइज बोले तो इसको प्रत्येक एंगल पर हम घुमा सकते हैं। अगर हम चाहें कि 10 डिग्री का एंगल पे घुमा कर रुक जाना चाहिए, एडजस्ट कर देंगे तो ये मात्र 10 डिग्री घूमेगा। जितना भी ऑटोमेटिक विंडो वगैरह खुलता है ये सब में क्या रहता है, स्टेपर मोटर का ही इस्तेमाल होता है। स्टेपर मोटर का ही इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग सीएनसी मशीन,
प्रिंटर, जो हम लोग कंप्यूटर प्रिंटिंग करते हैं, सब के अंदर स्टेपर मोटर है। लेजर ऑप्टिकल, 3D प्रिंटिंग, इंडस्ट्रियल मशीन, इनका इस्तेमाल पेपर फीड मोटर यानी टाइपराइटर में भी प्रयोग होता है। मशीन टूल में इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक जितना आइटम है, एंटीना, खिलौना, इस सब में स्टेपर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोटिक आइटम जितना है, जितना भी रोबोट बनता है, इस सब में सर्वो मोटर और स्टेपर मोटर का ही मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ब्रशलेस मोटर किसे कहते हैं? स्टेपर मोटर को कहते हैं। नेक्स्ट बार से आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती करके आए हैं तो ये आप दिमाग में घुसा दीजिए, ब्रशलेस मोटर कौन सा है? स्टेपर मोटर है। और अगर सही बनाए हैं तब तक खैर कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और यह मोटर सिंक्रोनस मोटर कहलाता है, चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड पर घूमता है। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड मोटर भी इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। वह उपकरण कौन सा है? वह उपकरण का नाम बताइए जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो ये तो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग इसका जवाब सही दिए होंगे। आप भी बता सकते हैं वह कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 2 मैगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध की बात कर रहा है तो रेजिस्टेंस तो मल्टीमीटर से भी माप सकते हैं ना, मल्टीमीटर से भी रेजिस्टेंस माप सकते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध, तो चूंकि केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध का मान बहुत ही हाई होता है, मोर देन 1 मेगा ओम या 100 मेगा ओम, मतलब मेगा ओम में रहता है। तो इतना अधिक वैल्यू को मैगर से मापा जाता है, इसको मल्टीमीटर नहीं माप सकता है। ठीक है, मल्टीमीटर से हम लोग मैक्सिमम 20K तक के वैल्यू को माप सकते हैं। इसलिए इंसुलेशन प्रतिरोध का इस्तेमाल मापने के लिए जो इस्तेमाल होता है, मैगर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी आता है एग्जाम में कि केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो कम से कम 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए, मोर देन 1 मेगा ओम। ठीक है, 1 मेगा ओम से कम है तो आपका केबल लीकेज हो सकता है, 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये मैगर का पिक्चर है। आगे एक और क्वेश्चन आया हुआ है, मैगर से संबंधित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर, इसका अगला क्वेश्चन वो मैगर से ही है। तो उसको पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 74, कह रहा है कि जब मैगर का उपयोग नहीं किया जाता है, जब मैगर का उपयोग नहीं किया जाता है तब पॉइंटर की स्थिति क्या होती है? जब मैगर का उपयोग नहीं किया जाता है तब पॉइंटर की स्थिति क्या होती है? पॉइंटर 0 पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, मध्य पर रहेगा, या पैमाना पर कहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पर CPRA विभाग के द्वारा पैमाना पर कहीं भी ऑप्शन को सही लिया गया है, पैमाना पर कहीं भी ऑप्शन को सही लिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं और आपको पूरी नंबर मिलने वाला है। ये बिल्कुल गलत आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा। ठीक है, जब मैगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब ऐसा थोड़ी है उसका पॉइंटर पैमाना पर स्केल पर कहीं भी जाकर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा वो कहाँ रुकेगा? लेफ्ट साइड में रुकेगा आके, जिसको हम लोग 0 कहते हैं। लेकिन मैगर का स्केल अलग टाइप का होता है। ठीक है, उसका जो स्केल होता है वो जब यूज नहीं होगा तो लेफ्ट साइड में हमेशा रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 नहीं होता है। ठीक है, मैगर को हम लोग गौर से देखेंगे, मैगर को हम लोग अगर गौर से देखेंगे तो देखिए मैगर का जो स्केल होता है, कोई भी मशीन जिसमें स्केल लगा है अगर यूज नहीं होगा तो उसका पॉइंटर लेफ्ट साइड में आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो जनरली जितने भी मशीन होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह, सब में लेफ्ट साइड में 0 होता है। लेकिन मैगर में क्या होता है? लेफ्ट साइड में इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है।
और राइट साइड में 0 होता है, लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में 0 होता है। तो बताइए जब मैगर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तब इसका पॉइंटर किधर रहेगा? लेफ्ट साइड में रहेगा। जब लेफ्ट साइड में रहेगा तो कहाँ रहेगा? इन्फिनिटी पर रहेगा। तो यहाँ पर CPRI के द्वारा जो आंसर लिया गया है बिल्कुल गलत लिया गया है। अगर आप चाहे तो इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनंत। जब मैगर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तब अनंत पर उसका स्केल आके रुक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध है? फाइल बोले तो रेती से हम सभी परिचित हैं। विभिन्न टाइप्स के रेती होता है। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा रेती है या फाइल है जिसका आकार आधा गोल होता है, मतलब हाफ राउंड होता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है रास्प कट, दूसरा डबल कट, सिंगल कट और घुमावदार कट। अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता हाफ राउंड फाइल तब तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हाफ राउंड फाइल है तो वो हाफ राउंड रहेगा, लेकिन ऑप्शन कुछ और है। रास्प कट है, डबल कट है, सिंगल कट है और घुमावदार कट है। तो यहाँ पे हम लोग ये चारों फाइल्स को देखेंगे। इस चारों फाइल को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए फाइल्स को दिखाया गया है। ये जो है सिंगल कट फाइल है। सिंगल कट इसको इसलिए बोलते हैं ऊपर वाले को, चूंकि इसमें जो कट बना हुआ है केवल एक ही लाइन है। ठीक है, इसलिए यह सिंगल कट फाइल हुआ। ठीक है, दूसरा डबल कट फाइल, चूंकि इसमें जो कट बना हुआ है एक इधर है और एक दूसरा इधर है, तो इसको क्या बोलेंगे? डबल कट फाइल। तो गोल तो नहीं है। तीसरा है रास्प कट फाइल। इसका आप देख सकते हैं यहां पर दिखा रहा है राउंड रहता है। ठीक है, रास्प कट फाइल। और इसमें जो कट बना हुआ है ये लाइनिंग के रूप में नहीं होता है, ये ट्रिंगुलर रहता है। कैसा रहेगा? ट्रिंगुलर रहेगा, इस तरह से रहेगा। इसमें जो कट बना रहेगा ये ट्रिंगुलर नोक के रूप में निकला हुआ रहता है। ठीक है, कौन सा फाइल में? रास्प कट फाइल में। नीचे दिया हुआ कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल भी हाफ राउंड ही होता है, लेकिन इसमें जो कट रहेगा वो न सीधा रहेगा न ट्रिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा? कर्व रहेगा, इस तरह से कर्व बना हुआ रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा फाइल केवल हाफ राउंड में उपलब्ध है? तो चूंकि यहाँ पे ये भी होता है कर्व कट फाइल, तो कर्व कट तो यहाँ पे दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है घुमावदार कट, मतलब कर्व कट ही दिया हुआ है। तो डबल कट सिंगल कट तो नहीं होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन हो सकता है, रास्प कट हो सकता है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आंसर हो सकता है। रास्प कट हो सकता है और घुमावदार कट यानी कर्व कट आंसर हो सकता है। डबल कट सिंगल कट नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो सटीक आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा वो रास्प कट लिया गया है। तो आपको रास्प कट ही मानना पड़ेगा, चूंकि दोनों आंसर है इसमें। ठीक है, रास्प कट में क्या होता है? हाफ राउंड होता है, इस तरह से आधा राउंड होता है। और इसका जो कट बना होता है आप देख सकते हैं, इसमें जो कट बना रहेगा ये ट्रिंगुलर रूप में निकला हुआ रहता है, नोक की तरह निकला हुआ रहता है। ठीक है, मैन्युअली रूप से रास्प कट फाइल का इस्तेमाल हम लोग लकड़ी पर कार्य करने के, लकड़ी पर फिनिशिंग देने के लिए करते हैं। ठीक है, या लकड़ी के साइज को कम अथवा अधिक करना हो तब हम लोग उसको रास्प कट फाइल से घसकर लकड़ी के साइज को कम अधिक करते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रास्प कट फाइल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 76। कम ताप पर लोहे और स्टील को सोल्डिंग करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है? कम ताप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोल्डरिंग 2 तरह का होता है, फ्लक्स 2 तरह का होता है, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है, फ्लक्स हाई टेम्परेचर के लिए अलग होता है, लो टेम्परेचर के लिए अलग होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि लो टेम्परेचर पर लोहा स्टील को सोल्डिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन रोसिन, दूसरा चर्बी, तीसरा जिंक क्लोराइड, चौथा पतला
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड आंसर हो जाएगा। कैसे होगा तो थोड़ा सा आप सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही सोल्डरिंग के बारे में जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 का सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो सोल्डरिंग प्रक्रिया जो होता है, सोल्डरिंग इज ए नॉन फ्यूजन एंड नॉन प्रेशर वेल्डिंग ऑपरेशन। सोल्डरिंग क्या है, नॉन फ्यूजन मतलब वहां दहन नहीं होगा, किसी प्रकार का आग नहीं लगेगा। नॉन प्रेशर वेल्डिंग, वेल्डिंग प्रक्रिया टाइप से नहीं होगा, ये प्रोसेस है। द मैकेनिज्म बाय विच द ज्वाइंट फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इज वेटिंग एंड सरफेस एलोइंग। जो मैकेनिज्म होगा सोल्डरिंग प्रक्रिया में, उसका जो सरफेस होगा क्या कैसा रहेगा, वेटिंग रहेगा, ठीक है, सूखा हुआ रहेगा एलोई से मिल करके। वहां किसी तरह का स्पार्किंग नहीं होगा, दहन नहीं होगा। द फिलर मटेरियल यूज हैविंग ए मेल्टिंग टेम्परेचर लेस देन 427 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो सोल्डरिंग के रूप में हम अलग से जो इस्तेमाल करते हैं सोलर, उसको कहते हैं फिलर मटेरियल। क्या कहते हैं, फिलर मटेरियल। तो यहां पे कह रहा है फिलर मटेरियल 427 डिग्री सेल्सियस से कम जब सोल्डरिंग करना रहेगा तो फिलर मटेरियल का जो इस्तेमाल होगा, बोराक्स इज यूज एज फ्लक्स मटेरियल, ठीक है। बोराक्स का इस्तेमाल किया जाता है, बोराक्स का इस्तेमाल किया जाता है। द फिलर मटेरियल यूज इन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। फिलर मटेरियल जो सोल्डरिंग तार रहेगा टीन एवं शीशा का रहता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं टीन शीशा का रहता है। फिलर मटेरियल इंटर इनटू द वर्क प्लेस बाय मीन्स टू कैपिलरी एक्शन। तो इस वर्क प्लेस पर जो डाल के हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं, कैपिलरी एक्शन। फिलर मटेरियल वर्क प्लेस पर डालकर जो सोल्डरिंग प्रोसेस करते हैं उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 427 डिग्री लेस देन 427 डिग्री से कम टेम्परेचर पर जब करना रहेगा तो कौन सा इस्तेमाल होगा, फ्लक्स, बोराक्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोराक्स स्पेशल है, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसमें हम टू टाइप का फ्लक्स देखेंगे, देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लक्स यूज इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में जो फ्लक्स इस्तेमाल होता है यह दो तरह का होता है। पहला क्रोजन टाइप और दूसरा नॉन क्रोजन। क्रोजन बोले तो जिसमें जंग लग सकता है, ठीक है, जंग लग जाता है। दूसरा नॉन क्रोजन मतलब सोल्डरिंग हो जाने के बाद वहां पे क्या हो जाएगा, काला आ जाता है, वहां पे कुछ आवरण आ जाता है ब्लैक कलर का, तो उसको क्या कहेंगे, क्रोजन टाइप। जिसमें नहीं आएगा वो नॉन क्रोजन टाइप, ठीक है। तो द कॉमन क्रोजिव फ्लक्स आर जिंक क्लोराइड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ जिंक एंड क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को मिला के कौन सा बनता है, जिंक क्लोराइड। जिंक और अमोनियम को मिला के जिंक क्लोराइड का मिक्सचर बनता है। ये कॉमन क्रोजिव फ्लक्स है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल लो टेम्परेचर के लिए होता है। द फ्लक्स मस्ट बी वॉश ऑफ आफ्टर सोल्डरिंग, मतलब फ्लक्स को धो देना है सोल्डरिंग के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे नॉन क्रोजिव, जहाँ पे किसी तरह का गंदगी नहीं बैठेगा। नॉन क्रोजिव जो हो जाएगा रेजिन हो जाएगा, रोजिन एंड मिक्सचर ऑफ रोजिन एंड एल्कोहल। रोजिन और एल्कोहल को मिला के नॉन क्रोजिव फ्लक्स बनता है। दीज आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वेयर क्रोजन कैन क्रिएट लोकल हाई रेजिस्टेंस एंड इवन लॉस ऑफ कंडक्शन। मतलब इलेक्ट्रिकल जो ज्वाइंट होता है वो कंडक्शन को लॉस ना हो पाए सही से, मतलब ज्वाइंट पे करंट हमारा पास हो सके, इसके लिए नॉन क्रोजिव फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। जहां किसी प्रकार की गंदगी बैठने का, जंग लगने का संभावना नहीं हो, नॉन क्रोजिव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कम ताप का, तो कम ताप में क्या हो जाएगा, बोराक्स, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए। तो बोराक्स इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा क्या है, जिंक क्लोराइड है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। बोराक्स रहता है तो बोराक्स भी होता है, ठीक है। लेस देन 427 डिग्री, 427 डिग्री से कम वाले सोल्डरिंग करने के लिए, यहाँ बोल रहा है कम ताप पर सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड फ्लक्स का इस्तेमाल होता है, जिंक क्लोराइड या बोराक्स का, ठीक है। कम ताप पर ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर,
जिंक क्लोराइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है बिजली के उपकरण में लगी आग को, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिजली के उपकरण में लगी आग को बुझाने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आग को बुझाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर अकॉर्डिंग टू क्लास कई तरह का होता है। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ फायर के प्रकार के आधार पर अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन कर रहा है वाष्पशील तरल पदार्थ का उपयोग, पानी का उपयोग, फोम का उपयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग। तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए जो इस्तेमाल होता है फायर एक्सटिंग्विशर, वो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फोम टाइप है, पानी का उपयोग है, पानी तो होगा नहीं, फोम होगा नहीं, क्योंकि फोम टाइप पेट्रोल डीजल इत्यादि लिक्विड पदार्थ में जब आग लगता है तब फोम वाला इस्तेमाल होता है। पानी का बिजली में होगा नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड दे दिया है, होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड रहता तो चलता। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन बच रहा है वाष्पशील तरल पदार्थ। बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है या एक CTC होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ जो आंसर लिया गया है विभाग के द्वारा वाष्पशील तरल पदार्थ का उपयोग। अगर हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर को थोड़ा सा जानेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है अग्निशामक यंत्र जिसको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लास के अनुसार बनाया जाता है। किस तरह का आग लगा हुआ है, जैसे देखिए क्लास ऑफ फायर, आग को 5 क्लास में बांटा गया है। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास F। ठीक है, क्लास A में रखा गया है वह आग जो पेपर से लगेगा, कागज से, लकड़ी से, कपड़ा से, फैब्रिक आइटम से लगेगा, इसको क्लास A में रखा गया है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए हम पानी वाला फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम वाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर सकते हैं, पाउडर का भी कर सकते हैं, सूखा केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पे जो आग लगा हुआ है ये कपड़ा, लकड़ी, जूट इत्यादि से लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लास B में आग को रखा गया है जो फ्लेमेबल लिक्विड जैसे पेट्रोल, तेल, पेंट, सॉल्वेंट इत्यादि पेट्रोल डीजल से जो आग लगेगा उसको कैटेगरी B में रखा गया है। और इस प्रकार के आग बुझाने के लिए सबसे सटीक जो होगा फोम टाइप होगा। ठीक है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, पाउडर वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्लास C का फायर, इसमें फ्लेमेबल गैस जैसे अपना फ्लेमेबल गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो होता है, जो गैस जिसमें आग लग सकती है उसको क्लास C में रखा गया है। और इस प्रकार के आग को बुझाने के, जो गैस से आग लगता है उसको बुझाने के लिए केवल एकमात्र पाउडर टाइप जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास D में रखा गया है मटेरियल फायर सच एज मैग्नीशियम एंड सोडियम। मैग्नीशियम एंड सोडियम से जो आग लगेगा उसको क्लास D में रखा गया है और इसको भी पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास F में जो है, क्लास F में जो है कुकिंग ऑयल, जैसे कुकिंग ऑयल एंड फैट। ठीक है, जो खाने की तेल होता है उस सब में, जैसे अपना कुकिंग ऑयल एंड फैट, खाने की जो तेल वगैरह होता है या ये सबको बुझाने के लिए अपना जो है केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। फ्लेमेबल गैस यहाँ कैटेगरी C में LPG गैस भी हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं LPG गैस, इस सबको बुझाने के लिए पाउडर टाइप रहेगा। नेक्स्ट जो अपना क्लास बचता है F के अलावा, नेक्स्ट जो क्लास बचेगा ये इलेक्ट्रिकल वाला हो जाएगा। ठीक है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए इसको अलग एक स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है, जिसको एकमात्र बुझा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर या पाउडर टाइप भी बुझा सकता है। ठीक है, इसी को CTC भी बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड पाउडर भरा होता है, इसलिए उसको CTC बोला जाता है या पाउडर टाइप बोला जाता है। जनरली मेन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा, CO2 ट्राई फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर लिया गया है वाष्पशील तरल पदार्थ, ठीक है, वाष्पशील तरल पदार्थ का उपयोग बोले तो इसमें एक तरह से पाउडर टाइप भी कह रहा है, वाष्प के रूप में पाउडर भरा हुआ, उसके द्वारा ये बिजली से लगी आग को बंद किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं तब उसको क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो सिंक्रोनस मोटर है उसे पावर फैक्टर में सुधार किया जाता है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कौन सा मोटर इस्तेमाल होता है, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। लेकिन जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर को लगा देंगे तब उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। किसी सिंक्रोनस मोटर के द्वारा जब हम पावर फैक्टर सुधारने का काम लेते हैं तब वहां पर उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम लोग सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन पहला है इंडक्शन मोटर, नहीं होगा पावर फैक्टर कंपेसेटर, तुल्यकालिक जनरेटर, तुल्यकालिक संधारित्र। क्या हो जाएगा आंसर, सिंक्रोनस कैपेसिटर, तुल्यकालिक संधारित्र, सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस संधारित्र, सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 25 mm² की कॉपर केबल की 65 डिग्री टेम्परेचर पर करंट रेटिंग क्या होगा यदि 3 फेज AC सर्किट और एक्सेस विद्युत संरक्षण प्रदान करता है केबल को चलाने के लिए। तो ये जो है साइज के अनुसार, ठीक है, साइज के अनुसार केबल का करंट कैपेसिटी का रेटिंग का चार्ट दिया रहता है। गूगल पे आप जाके देख सकते हैं, उस चार्ट से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सवाल कोई लॉजिकल नहीं, इसका चार्ट होता है, उस चार्ट से आपको देखना पड़ेगा। या याद रख सकते हैं 25 mm² के लिए 27.6 एम्पियर होता है, तब होगा जब यह 3 फेज AC सर्किट में इस्तेमाल होगा तब। यहीं अगर सिंगल फेज लेंगे तो बदल जाएगा करंट रेटिंग, ठीक है। तो आपको ये याद रख कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल जुड़े हैं या नहीं। कह रहा है कि जब घर में हमारा वायरिंग किया जाता है तो प्रत्येक स्विच फेज वायर से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इस चीज को जानने के लिए कौन सा परीक्षण, कौन सा टेस्टिंग किया जाता है। ऑप्शन पहला ओपन सर्किट परीक्षण, दूसरा ध्रुवीयता परीक्षण, तीसरा पृथ्वी जमीन परीक्षण, चौथा इंसुलेशन और रिसाव परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हम तब क्या चीज जानने के लिए करेंगे कि हमारा जो वायरिंग हुआ है, वायरिंग में जितना भी कंडक्टर इस्तेमाल हुआ है ये कहीं खुला तो नहीं रह गया, ओपन तो नहीं रह गया। इस चीज को जानने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। ध्रुवीयता परीक्षण, पोलरिटी टेस्ट, यही है प्रत्येक स्विच जो है हमारा का जो पोल है ये फेज वायर से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग पोलरिटी टेस्ट करते हैं, पोलरिटी टेस्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है पृथ्वी और जमीन परीक्षण जिसको अर्थ टेस्ट कहते हैं, अर्थ लीकेज टेस्टिंग, इंसुलेशन परीक्षण, ठीक है। ये सब टेस्ट के बारे में थोड़ा सा अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पोलरिटी टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलरिटी टेस्ट हो रहा है। मतलब प्रत्येक स्विच जो है
फेज वायर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ये हमारा वायरिंग था, ठीक है। इस वायरिंग में जितना भी स्विच है ये सब फेज से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। यहाँ एक टेस्टिंग मशीन रखा गया, इसके नोब को जोड़ा गया, जो भी तरीका है उसके द्वारा, और यहाँ पे मशीन दिखाता है, ठीक है, कि स्विच फेज से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। पोलैरिटी टेस्ट यही है, ठीक है। तो पोलैरिटी टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ओपन सर्किट से ओपन तार का पता चलेगा। पृथ्वी और जमीन परीक्षण, अर्थ लीकेज टेस्ट करते हैं, अर्थ जो है हमारा प्रॉपर है या नहीं है, अर्थ लीकेज टेस्ट किया जाता है। इंसुलेशन और रिसाव परीक्षण, इंसुलेशन टेस्टिंग किया जाता है मैगर के द्वारा, ऑलरेडी अभी बताए थे, ठीक है, कि मैगर के द्वारा हम लोग केबल का इंसुलेशन का रेजिस्टेंस निकालते हैं। इस तरह से इंसुलेशन टेस्ट करके देखते हैं हमारा जो केबल का इंसुलेशन है वो क्षतिग्रस्त तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है, डीसी और एसी जनरेटर के मामला में कौन सा महत्वपूर्ण समान है। मतलब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें से सेम चीज होता है। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा बात तो है नहीं, डीसी रहेगा जो क्या होगा एक दिशा में करेगा, एसी जो रहेगा वो दोनों दिशा में करेगा। यही ना नियम है डीसी करंट और एसी करंट का। तो ये ऑप्शन तो पहले गलत हो गया। दोनों कम नुकसान उत्पन्न करते हैं ऐसा बात नहीं है, दोनों के क्षमता के अनुसार कर सकता है, ठीक है। नुकसान दोनों अपने क्षमता के अनुसार नुकसान करेगा। डीसी और एसी की बात करेंगे तो एसी की अपेक्षा डीसी में ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। एसी की अपेक्षा डीसी में ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें कार्बन ब्रश वगैरह लगा रहता है, तो वहाँ पे नुकसान होने का ज़्यादा चांस रहता है। दोनों वैकल्पिक बिजली उत्पादन करते हैं, डीसी और एसी जनरेटर दोनों वैकल्पिक बिजली उत्पादन करते हैं। बात तो सही है, बिजली उत्पादन दोनों कर रहा है। डीसी जनरेटर है वो डीसी बिजली दे रहा है और जो एसी है वो एसी दे रहा है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करेंगे, दोनों आर्मेचर कंडक्टर में वैकल्पिक ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। मतलब कह रहा है कि दोनों के आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो वैकल्पिक एक ही टाइप का होता है। तो आर्मेचर एसी हो या डीसी हो, दोनों के एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों के आर्मेचर में जो करंट उत्पन्न होता है कैसा होता है, एसी होता है। इसको यदि हम स्लिप रिंग लगा देंगे, इसको यदि स्लिप रिंग लगा देंगे तो एसी करंट बाहर डायरेक्ट निकाल देगा। यहीं पर अगर हम लोग स्प्लिट रिंग लगा देंगे जिसको कम्यूटेटर कहते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देंगे तो ये डीसी करंट बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन सवाल बोल रहा है कि किस एक महत्वपूर्ण कौन है जो सही है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर चौथा इंपोर्टेंट है कि आर्मेचर में एक ही टाइप का करंट उत्पन्न होता है, एसी स्वभाव का होता है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर में करंट एसी उत्पन्न हुआ, उसको एसी को डीसी में बदलने के लिए कम्यूटेटर लगा देते हैं जिसको स्प्लिट रिंग भी कहते हैं। और एसी जनरेटर में क्या होता है, डायरेक्ट आर्मेचर में एसी करंट उत्पन्न हुआ और स्लिप रिंग के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं एसी करंट। तो इंपॉर्टेंट जो है चौथा ऑप्शन है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 हथौड़ा हैमर से आया हुआ है। हथौड़ा के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग रिवेटिंग और बेंडिंग कार्य के लिए किया जाता है। जो हैमर होता है इसमें कई पार्ट्स होता है, ठीक है। फेस होता है, नी होता है, आई होल होता है, हैंडल होता है, कई पार्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि हथौड़ा का कौन सा भाग का उपयोग रिवेटिंग और बेंडिंग में करते हैं। रिवेट जो करते हैं ना, जोड़ते हैं एक से दूसरे को तब, या बेंडिंग जब लोहे वगैरह को टेढ़ा करना रहता है तब कौन सा पार्ट काम करता है, ठीक है। तो रिवेटिंग बेंडिंग करने के लिए एक स्पेशल हैमर आता है। उस हैमर को दिखाने से पहले आपको यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। पहला करा चेहरा यानी फेस, दूसरा पिन से होगा, तीसरा गाल से होगा, चौथा वेज गाल नी से होगा, वेज से होगा।
तो हैमर का अगर डिटेल हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, तो स्पेशली रिवेटिंग करने के लिए जो हैमर का इस्तेमाल होता है, ये एक स्पेशल हैमर होता है, रिवेटिंग हैमर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अगला पार्ट होता है इसका फेस जनरल हैमर की तरह चौड़ा होता है, लेकिन पिछला भाग जो होता है इसका रिवेटिंग हैमर का, क्लो हैमर में क्या होता है, दो तरह का रहेगा। क्लो हैमर का जो पिछला रहेगा इस तरह से बटा रहेगा, ठीक है, जिसे हम लोग कांटी वगैरह बाहर करते हैं उसको क्लो हैमर कहते हैं। लेकिन रिवेटिंग हैमर में क्या होता है, ये पीछे वाला भाग बिल्कुल ऐसे रहता है। तो इसी पार्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं। देखिए ये कांटी को ठोक रहा है फेस वाले पार्ट से, और जब रिवेटिंग करना रहेगा तो ये पीछे वाले भाग से इसको क्या करेगा, रिवेटिंग का कार्य करेगा। ठीक है, इस भाग को हम लोग नी कहते हैं। पिछले वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पिन कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं, पिन कहते हैं। किसी हैमर का जो फेस के विपरीत में रहेगा उसको पिन कहते हैं। ठीक है, तो रिवेटिंग और बेडिंग करने के लिए रिवेटिंग हैमर का इस्तेमाल होगा, जिसके पिन वाले भाग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। किसी विद्युत परिपथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज को निर्धारित करने का सूत्र क्या है। किसी विद्युत परिपथ में टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पर वोल्टेज कितना मिलेगा। मान लीजिए कोई मशीन है, ये मशीन है। ठीक है, इस मशीन से विद्युत उत्पन्न हुआ। विद्युत उत्पन्न होने के बाद कुछ विद्युत क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने के बाद जो विद्युत बचेगा वो टर्मिनल पर उपलब्ध होगा यूज करने के लिए। ठीक है, मशीन से विद्युत उत्पन्न हुआ, बीच में लॉस हुआ, आर्मेचर में हुआ, कोर लॉस हुआ, कॉपर लॉस हुआ, फिक्स लॉस हुआ, वेरिएबल लॉस हुआ, कई तरह के लॉस को होकर के जब लॉस खत्म होगा तो टर्मिनल पर हमारा कुछ जो ईएमएफ यूज करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जितना उत्पन्न हो रहा है उतना टर्मिनल पे नहीं मिल रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, जेनरेटेड ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज बराबर जेनरेटेड ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्टेज ड्रॉप कर गया लॉस के रूप में। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज बराबर ईएमएफ प्लस वोल्टेज ड्रॉप, जोड़ दिया है तो जुटेगा तो नहीं, क्योंकि लॉस हो रहा है तो घटेगा, गुना कर दिया, भाग दे दिया। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हमारा मशीन में ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसमें से लॉस को घटा देंगे तो टर्मिनल पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वो अपना मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब आप लोग देखे ही होंगे, उसमें दोनों तरफ से क्या होता है, फिलामेंट होता है, चोक होता है, और इधर क्या होता है, स्टार्टर होता है। स्टार्टर, फिलामेंट, चोक, यहां से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा इफेक्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा इफेक्ट होता है। तो जैसे ही इसमें सप्लाई देते हैं, चौक जो है, चौक का काम रहता है 220 वोल्ट जो देते हैं उसको कुछ समय के लिए हाई वोल्टेज बनाना। ठीक है, लगभग 1000 वोल्टेज के आसपास बनाना। जब 1000 वोल्टेज के आसपास बनता है तो इस फिलामेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है, और इसके बीच क्या होता है, गैस भरा होता है। गैस भरा होता है, आयोनाइजेशन वाले गैस,
जैसे अपना आर्गन, हीलियम, ये सब भरा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा तो इसमें जो हीलियम गैस दाना के रूप में रहता है या गैस जो भरा होता है उसके बीच रिएक्शन होता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं, आयनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो गैस आयनीकरण प्रभाव का इस्तेमाल होता है। पहला ऑप्शन विशेष किरण प्रभाव तो नहीं होगा। दूसरा रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल कहाँ होता है? विद्युत सेल में, विद्युत सेल में रासायनिक प्रभाव का इस्तेमाल होता है, पाउडर वगैरह हम लोग डालते हैं। दूसरा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल कहाँ होता है? मोटर अथवा जनरेटर में चुंबकीय प्रभाव का इस्तेमाल होता है। तो कौन सा प्रभाव हो जाएगा यहाँ पे? आयनीकरण इफेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे, गैस आयोनाइजेशन प्रोसेस को अगर हम लोग समझते हैं तो यहाँ पे गौर से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है इसमें देखिए ब्लास्ट के द्वारा सप्लाई दिया गया है और ये दो फिलामेंट है, इसके बीच जो गैस भरा गया है मर्क्यूरी आयंस है, मरकरी गैस है। कौन सा गैस है? मरकरी गैस के रूप में आयंस भरा हुआ है। और इधर एक सेपरेट करके फॉस्फर भरा हुआ है। क्या? मरकरी और फॉस्फर दोनों गैस अलग अलग भरा रहता है। जैसे यहाँ से लगभग 1000 वोल्ट 230 वोल्ट को ब्लास्ट क्या करता है? चौक का काम है कुछ समय के लिए 1000 वोल्ट डेवलप करना। जैसे हाई वोल्टेज डेवलप होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहना शुरू करता है। तो हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन निकल के हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। ये हाइड्रोजन अपना फिर फास्फोरस गैस से रिएक्शन करके आयोनाइजेशन, आयनीकरण होता है। और आयनीकरण होकर क्या होता है? वहाँ से सीधे लाइट जनरेट हो जाता है, प्रकाश निकलता है, ठीक है। ये आयनीकरण प्रोसेस है। इसका डिटेल जब हम लोग इल्यूमिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग डिटेल में इसका प्रोसेस देखेंगे। अभी चलेंगे हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ज डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर एक पावर फैक्टर के साथ 140 एम्पियर की लाइन करंट लेती है तथा 0.80 का, इसका पावर फैक्टर 0 दिया हुआ है 0.80 का, और 100 मीट्रिक एचपी का आउटपुट देती है, तब इसकी दक्षता निकालें। ठीक है, क्या निकालना है? दक्षता निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले गिवन डाटा क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? 3 फेज 400 वोल्ट, ठीक है, लाइन वोल्टेज बराबर 400 दिया हुआ है, 400 वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, डेल्टा कनेक्टेड इंडक्शन मोटर एक पावर फैक्टर के साथ 140 एम्पियर की लाइन करंट ले रही है। लाइन करंट क्या दिया हुआ है? 140 एम्पियर दिया हुआ है तथा 0.80 का इसका पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर बराबर 0.80 पावर फैक्टर दिया हुआ है, 0.80 पावर फैक्टर का, और 100 एचपी का आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट क्या दिया हुआ है? 100 एचपी दिया हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो दिया है मीट्रिक में दिया है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मीट्रिक, आउटपुट दिया है 100 एचपी मीट्रिक में। इतना डाटा गिवन है, तब इसकी दक्षता निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी, दक्षता बराबर वाट। ठीक है, दक्षता निकालना है, इतना डाटा आपको दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं? दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100, आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूला, दक्षता बराबर आउटपुट आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100। ठीक है, दक्षता प्रतिशत बराबर आउटपुट बट्टा इनपुट गुना 100। तो यहाँ पे हमको आउटपुट दिया हुआ, इनपुट नहीं दिया हुआ, तो पहले क्या निकालेंगे? इनपुट। तो इंडक्शन मोटर का इनपुट पावर क्या हो जाएगा? इनपुट पावर निकालेंगे। इनपुट पावर W बराबर क्या होता है? पावर बराबर 3 फेज में पावर बराबर √3 VL IL cos थीटा, इतना तो सबको पता होगा।
थ्री फेज में क्या होता है, पावर बराबर √3 VL cos थीटा। तो यहाँ पर बैठा देंगे √3 इंटू लाइन वोल्टेज दिया हुआ है 400, लाइन करंट दिया हुआ है 140 और cos थीटा पावर फैक्टर का मान 0.80। ठीक है, इस सब को जब आप गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 77593.6 वाट। ठीक है, तो इनपुट पावर हम अपना यहाँ निकल गया। अब फार्मूला क्या है, आउटपुट बटा इनपुट, दक्षता निकालने के लिए। तो जब हम लोग बैठाएंगे दक्षता बराबर आउटपुट, तो अपना आउटपुट कितना दिया हुआ है 100 HP, 100 HP दिया हुआ है। तो 1 HP में मीट्रिक में क्या होता है 735.5 वाट होता है। तो 735.5 से गुना कर देंगे। क्लियर है, आउटपुट क्या हो जाएगा 1 से गुना 735.5 और बट्टा इनपुट कितना है 77,593.6, ये दोनों वाट में हो गया और उसको गुना 100 से गुना कर देंगे। तो जब आप ऊपर को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 73,550 बट्टा 77,593.6, इस तरह से गुना 100। इस तरह से जब आप इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 94.7%। इस तरह से आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह के जब भी सवाल आएगा तो कैसे आपको सॉल्व करना है, आप इसको नोट करके रख लें। ऑप्शन नंबर दूसरा 94.7 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि इस तरह से निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 86। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कर रहा है, डिजिटल घड़ियों में कैलकुलेटर और अन्य लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किस प्रकार के सेल का इस्तेमाल होता है। मतलब छोटा छोटा जो डिवाइस होता है उसमें जो सेल रहता है, आप देखिएगा छोटा छोटा डिवाइस में जो सेल रहता है कुछ इस तरह का बटन की तरह रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है मरकरी सेल है। कौन सा सेल है, मरकरी सेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मर्क्यूरी सेल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पीपी इन द फिगर, कह रहा है कि इसमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, इसका नाम क्या है। तो ये अपना चेहरा पर जो हम लोग लगा के वेल्डिंग वगैरह करते हैं, वेल्डिंग जो करने से पहले लगाते हैं वही चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन है हेलमेट, चश्मा, नाक मुखौटा, ईयरफोन के साथ हेड शील्ड। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, एयर मफ के साथ हेड शील्ड। ये एयर मफ है। ठीक है, एयर के लिए हेड शील्ड है। नीचे क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, नीले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद प्रतीक मौजूद होने पर सुरक्षात्मक उपकरण श्रेणी की पहचान करें। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद प्रतीक, कह रहा है कि बैकग्राउंड इसका कैसा है, ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट से सिंबल बना हुआ है। ब्लू बैकग्राउंड पर व्हाइट से सिंबल किस तरह के संकेत पर बनता है, निषेधात्मक पर, अनिवार्य पर, सूचना पर, चेतावनी पर। तो ये सिंबल 4 तरह का होता है। इसको आप देख सकते हैं, ये चारों आपको याद रखना चाहिए। सिंबल 4 तरह का होता है। पहला प्रोहिबिशन सेफ्टी सिंबल, मतलब निषेधात्मक, ये आपको मना करता है। ठीक है, किसी भी कार्य करने से मना करता है। प्रोहिबिशन सिंबल जो होगा, प्रोहिबिशन सेफ्टी सिंबल, इसमें क्या होगा, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा। कैसा रहेगा, व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा। व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड से सिंबल बना रहेगा। ठीक है, प्रोहिबिशन में रहेगा, जो आपको निषेधात्मक जिसको कहते हैं, मना करेगा। ठीक है, निषेधात्मक जो सिंबल रहेगा व्हाइट बैकग्राउंड पर रेड से बना रहेगा, ये आपको कोई भी कार्य करने से मना करेगा। दूसरा आता है मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य प्रतीक, अनिवार्य, जो
अनिवार्य चिन्ह होता है ये ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से बना रहेगा, ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से बना रहेगा, अनिवार्य रूप से इसको आपको मानना है, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से बना रहेगा। तीसरा हिजार्ड वार्निंग सेफ्टी, मतलब खतरा से जो सेफ्टी देगा ये क्या होगा, व्हाइट बैकग्राउंड में ट्रिंगुलर रूप में रहेगा और जिसका कलर पीला रहेगा, ठीक है। हिजार्ड खतरा से संकेतात्मक, ठीक है। चौथा सेफ कंडीशन, जो सुरक्षित कंडीशन को बताएगा, ये कैसा रहेगा, ग्रीन बैकग्राउंड पे रहेगा, ठीक है। और फायर सेफ्टी, जहां आग लगने के ज़्यादा डर हो, खतरा हो, वहां का बैकग्राउंड जो होगा लाल बैकग्राउंड के रूप में बना रहता है। इस तरह से ये सुरक्षात्मक चिन्ह है, ठीक है। तो ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से जो बना रहेगा कौन सा रहेगा, अनिवार्य संकेत रहेगा, ठीक है। अनिवार्य संकेत में ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से बना रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको याद रखना है जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जो भी सेमीकंडक्टर रहेगा उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 4। तो मेनली जो सेमीकंडक्टर है मुख्य रूप से 2 तरह का है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन मुख्य सेमीकंडक्टर है। इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन दिया हुआ सिलिकॉन, पीवीसी, यूरेका, नाइक्रोम। तो यहाँ जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, कोई भी का 4 रहेगा बाह्यतम कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे गए आरेख में कह रहा है कौन सा मीटर है, ये फिगर बनाया गया है, इसमें कह रहा है ये जो फिगर है कौन सा मीटर है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि ये KWH मीटर है, एनर्जी मीटर है। KWH एनर्जी मीटर तो है, किलो वाट आवर एनर्जी मीटर बोल सकते हैं या किलो वाट आवर मीटर बोल सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए L1, L2, L3 मतलब R फेज, Y फेज, B फेज और न्यूट्रल, 4 हुआ प्राइमरी साइड, फिर L2 मतलब आउटपुट साइड, L3 इधर भी L1 L2 होगा और L3 और न्यूट्रल होगा। ये आउटपुट तरफ होगा लोड की तरफ और ये इनपुट की तरफ होगा। इस तरह से इसमें इसका जो नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 वायर सिस्टम, ठीक है। 4 वायर है ना इसमें, 3 एलिमेंट 4 वायर प्रकार, ठीक है। 3 एलिमेंट मतलब 3 फेज और चौथा जो है न्यूट्रल, 3 एलिमेंट 4 वायर प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 21 ओम प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा जब इससे 7 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं वोल्टेज का मान क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बराबर IR होता है। तो करंट का मान 7 एम्पियर, रेजिस्टेंस का मान 21 ओम, तो 21 सत्ते 147 147 वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समरसीबल पंप में किस तरह के वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जनरली जितने भी मोटर्स होते हैं इसमें सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कौन सा रहता है, सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। लेकिन यहाँ समरसेबल मोटर है जो कि धरती के अंदर 30, 40, 50 फीट के गहराई में कार्य करता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है ये एक स्पेशल वाइंडिंग तार होता है जो जिसके ऊपर पीवीसी का कवर चढ़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा पीवीसी कवर कॉपर वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीवीसी कवर कॉपर वायर। बाकी मोटर में सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर, ये सब का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अगर इसको देखें, आप देखना चाहते हैं इस वाइंडिंग को, तो यहाँ देख सकते हैं ये सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर है, ठीक है। जनरली जो भी रहेगा मोटर उसमें ये तार से इस्तेमाल किया जाएगा।
इस तार का इस्तेमाल होगा सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर का, जितने भी मोटर है सभी के वाइंडिंग के लिए। लेकिन समरसेबल पंप के लिए, समरसेबल मोटर के लिए जो वाइंडिंग तार इस्तेमाल होता है इस तरह से रहता है यही चीज, लेकिन इसके ऊपर पीवीसी का कवर भी रहता है डाला हुआ, ठीक है। पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर का इस्तेमाल होता है समरसेबल पंप के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है समरसेबल पंप के लिए एक स्पेशल रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? पहला पानी से बुझाने वाला, दूसरा फोम बुझाने वाला, सूक्ष्म पाउडर वाला, चौथा हेलोन। तो आपको याद रखना है जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है सबका क्या होगा, जो नोजल होगा वो सीधा रहेगा पाइप की तरह, ठीक है। और यहाँ गियर रहता है, इसको दबाने पे यहाँ से स्प्रे होगा। लेकिन शुष्क पाउडर वाला जो रहता है ना उसका इस तरह से रहेगा खुला हुआ, ठीक है। उसको कांटे के आकार का बोलल जा रहा है। इस आपको हम दिखा सकते हैं इस तरह से, ये देखिए इसको फोर्क शेप नोजल कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? फोर्क शेप नोजल। ये क्या रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। केवल एवं केवल ड्राई टाइप जो ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होगा ना, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र में जो नोब रहेगा कांटे के आकार का रहेगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं फोर्क शेप नोजल, ठीक है। इस तरह से निकला रहेगा, जैसे लीवर दबाएंगे तो यहां से ड्राई पाउडर बाहर फोर्सली रूप से निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्वेश्चन नंबर 94, एक अच्छे ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध की कितनी मात्रा होना चाहिए? ट्रांजिस्टर की अगर बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह का होता है, ठीक है। यहां रहेगा तीर, ये हो गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, ट्रांजिस्टर दो तरह का रहेगा। ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होता है, इसको बेस कहते हैं और तीर वाला को एमीटर कहते हैं, एमीटर, और बाकी को कलेक्टर। बेस, कमीटर, एमीटर और कलेक्टर। तो एक में तीर अंदर की तरफ रहेगा, एक में तीर बाहर की तरफ रहेगा। इसी आधार पर ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, ठीक है। तो जो बाहर की तरफ तीर जा रहा है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीएन। जिसमें तीर अंदर की तरफ रहेगा उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक और संग्राहक, उत्सर्जक मतलब एमीटर और संग्राहक मतलब कलेक्टर, इस दोनों के बीच के प्रतिरोध कितना होना चाहिए? इस दोनों के बीच रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? तो इस दोनों के बीच का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए, चूंकि ये ग्राउंड से जुड़ा रहता है और ये लोड को जुड़ा रहता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर अपना वर्किंग में नहीं आ पाएगा, काम सही से नहीं करेगा। ये ग्राउंड रहता है, इसलिए इसके बीच का जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ऊंचा होना चाहिए, समझ में आ गया होगा? बहुत ऊंचा होना चाहिए। ट्रांजिस्टर को आप ये ट्रांजिस्टर को देख सकते हैं। ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का देखने में रहता है। इसमें 3 टर्मिनल होता है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। बीच वाला को बेस कहते हैं, ठीक है। बीच वाले को बेस कहते हैं, एमीटर और कलेक्टर। जिसमें तार रहेगा उसको एमीटर कहते हैं और जिसमें कलेक्टर रहेगा, ये बाकी जो रहेगा उसको कलेक्टर कहते हैं, ठीक है। ये देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जो अंदर की तरफ वो पीएनपी है और जो बाहर की तरफ है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसके कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो रेजिस्टेंस अनंत होना चाहिए, बहुत अधिक ऊंचा होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के पदार्थ सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस प्रकार के पदार्थ सूर्य के ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो जो अपना सोलर प्लेट है, हम लोग को पता है सोलर प्लेट क्या करता है, डायरेक्ट सोलर प्लेट, सौर सेल जिसको कहते हैं, सौर सेल में क्या होता है, सूर्य से प्रकाश आता है और वो विद्युत बना के बैटरी को देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, फोटोवोल्टाइक सेल। जो सौर सेल में यूज होता है वो क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल ही इस्तेमाल किया जाता है। सौर सेल में जो सेल इस्तेमाल होता है, कौन सा सेल रहेगा, फोटोवोल्टाइक सेल रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सोलर प्लेट हम लोग लगाते हैं, तो ये सोलर प्लेट क्या है, ये सेल है एक तरह का, क्या है, सेल है। ये जो सेल है, अलग अलग सेल है, सब में क्या होता है, डायरेक्ट सूर्य से रोशनी पड़ता है और ये ईएमएफ जनरेट करता है, कुछ वोल्टेज उत्पन्न करता है, जो वोल्टेज बैटरी में हम लोग भेजते हैं इलेक्ट्रॉन को, बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो ये सेल है, कौन सा सेल है, फोटोवोल्टाइक सेल है। ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, ये भी छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमाव ऑब्लिक वोल्ट की संख्या 10 के बराबर होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक घुमाव मतलब प्राइमरी टर्न बट्टा वोल्ट की संख्या, प्राइमरी वोल्टेज। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Vp। ये दिया हुआ है 10 बराबर है, यदि द्वितीयक वोल्टेज 30 है, Vs बराबर 30 है, तो द्वितीयक टर्न की गणना करें। Ns बराबर क्या होगा, सेकेंडरी टर्न क्या हो जाएगा। ठीक है, Ns बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे Np/Vp दिया 10, तो इसको बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, Np/Ns बराबर Vp/Vs होता है ना। तो यहाँ पे Ns बराबर क्या हो जाएगा, Ns बराबर Np/Ns बट्टा Vp। तो प्राइमरी टर्न 10 इंटू सेकेंडरी वोल्टेज 30 और बट्टा प्राइमरी वोल्टेज 1, तो 30 दाएं 300 वोल्ट, सॉरी टर्न, 300 टर्न। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 300, नंबर ऑफ टर्न 300 हो जाएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी चालक या परिपथ, क्वेश्चन नंबर 97, जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस तरह का बल परिवर्तन होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार क्या होता है, सवाल कर रहा है जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच हम कंडक्टर रख दिए और कंडक्टर को रख के जब घुमाते हैं तो इसके बीच जो फ्लक्स है इसमें क्या करता है, फ्लक्स में परिवर्तन करता है। जब कंडक्टर को घुमाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कह रहा है किस तरह का बल प्रेरित होगा। ठीक है, पहला विद्युत प्रभाव बल, स्थैतिक बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल। तो मैग्नेटिक बल नहीं होगा, यांत्रिक बल नहीं होगा, स्थैतिक बल नहीं होगा, विद्युतीय प्रभाव बल। चूंकि यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है किस कारण से, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण हो रहा है, ईएमएफ के कारण। ठीक है, यहाँ जब हम लोग ईएमएफ देते हैं, विद्युत देते हैं डीसी मोटर में, तब यहाँ पे बल उत्पन्न होता है, इसका रोटर घूमता है, तो जो बल होगा वो विद्युतीय प्रभाव बल हो जाएगा। ठीक है, सटीक आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 98, किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग के साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो या तो एक स्टार में होता है या डेल्टा में होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, स्लिपरी इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो किस प्रकार के इंडक्शन में 3 वाइंडिंग के साथ वाइंडिंग रोटर,
यह एक स्पेशल मोटर है, ठीक है। स्लिपरी इंडक्शन मोटर एक स्पेशल मोटर है जिसके स्टेटर में भी 3 फेज वाइंडिंग होता है और रोटर में भी 3 फेज वाइंडिंग होता है, ठीक है। स्पेशल मोटर है जो स्टार अथवा डेल्टा में जुड़ा होता है। इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ इस तरह का रहेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में वह मोटर जो सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क देता है तो यही मोटर है, ठीक है। सबसे उच्च स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा मोटर का रहेगा? हाई स्टार्टिंग टॉर्क स्लिपरी इंडक्शन मोटर का ही रहेगा। जब हम स्लिपरी इंडक्शन मोटर चैप्टर पढ़ा रहे थे तो इस मोटर का पूरा डिटेल बताया गया है। इसमें जो रोटर रहता है उसमें भी देखिए वाइंडिंग रहता है। बाकी जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके रोटर में किसी तरह का वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। स्क्वायरल केज रोटर होता है या शॉर्ट सर्किट कंडक्टर रोटर होता है। लेकिन ये जो है वाउंड रोटर है। कौन सा रोटर है? वाउंड रोटर। वाउंड रोटर बोले तो वैसा रोटर जिसमें वाइंडिंग किया गया हो। तो इसमें क्या है? वाइंडिंग किया गया हो जो कि स्टार अथवा डेल्टा में रहता है, स्टार अथवा डेल्टा में रहता है और 3 फेज कनेक्शन से जुड़ा रहता है। और तीनों फेज कनेक्शन इसका यहाँ देखिए स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग पर आके टच होता है जहाँ से हम इसको पावर निकलता है, ठीक है। तो इसका स्टेटर की अगर बात करते हैं, इसका 2 भाग, ये स्टेटर है। देखिए स्टेटर में भी वाइंडिंग रहता है, 3 फेज का डेल्टा कनेक्शन है और यहाँ हम लोग सप्लाई देंगे। और उसके बाद इसका जो रोटर है उसमें भी कनेक्शन है, देखिए स्टार कनेक्शन है। और ये तीनों वाइंडिंग कहाँ जुड़ा हुआ है? स्लिप रिंग से आके जुड़ा हुआ है। ये स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग से आके जुड़ा हुआ है और स्लिप रिंग जुड़ा रहता है रजिस्टेंस से, ठीक है। ये स्लिप रिंग कहाँ जुड़ा रहेगा? स्टार्टिंग रजिस्टेंस से, ठीक है। जब इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है तो इस रजिस्टेंस का मान अधिकतम पर रखा जाता है। अधिकतम पर इसलिए रखा जाता है ताकि जब हम स्टेटर में ईएमएफ देते हैं तो इंडक्शन के थ्रू इसमें स्टार्टिंग में कम करंट प्रवाहित हो। चूंकि स्टार्टिंग में रोटर स्थिर रहता है, अगर एकाएक करंट इसमें चला जाएगा तो वाइंडिंग जल सकता है। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। स्टार्टिंग में इधर कम करंट जाता है, जैसे कम करंट जाता है तो इंडक्शन प्रोसेस शुरू होता है, मोटर थोड़ा सा घूमना प्रारंभ करता है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हम लोग सर्किट से बाहर कर देते हैं। इस तरह से मोटर अपना फुल स्पीड पर घूमने लगता है। और यह एक मोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिपरी इंडक्शन मोटर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। अगर आपको आता है एग्जाम में कि वह कौन सा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे उच्च होता है तो कौन सा मोटर है? स्लिपरी इंडक्शन मोटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 2 क्वेश्चन और बच गया है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि लॉज के लिए फेज वायर के किस प्रकार की लूपिंग को प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों कमरों का निर्माण करना हो। स्विच और सीलिंग ऊपर से बाहर लूपिंग, स्विच से लूपिंग आउट, 3 फेज प्लेट। चौथा है जंक्शन बॉक्स के साथ। यहाँ पे जंक्शन बॉक्स आंसर लिया गया, क्यों लिया गया है आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, दोनों का एक साथ डिस्क्राइब कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग डैश है तो सेल की स्थिति 50% चार्ज है। कह रहा है कि हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितना रहेगा तब जो हमारा सेल है 50% चार्जिंग की अवस्था में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा बैटरी का चार्जिंग कंडीशन हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं कि बैटरी हमारा कितना चार्ज है, तो उसका एक स्केल होता है। कह रहा है कि अगर बैटरी आधा चार्ज है 50% तो कितना होना चाहिए? यहाँ पे 1.26 आंसर लिया है। दोनों क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करें आपके सामने, तो पहले क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में जो बोल रहा था कि लॉज का जो निर्माण होता है उसमें फेज वायर को जो लूपिंग करते हैं किस मेथड से करते हैं लॉज में, ठीक है। तो लॉज में क्या होता है, बहुत बड़ा सा हॉल होता है और हॉल में बहुत सारा बेड होता है। प्रत्येक बेड को क्या चाहिए? प्रत्येक बेड को बॉल पंखा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए लॉज का वायरिंग का ये दिखाया गया है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक बेड है तो यहाँ पे बॉल दिया गया, फिर ये है, फिर ये है, ये इस तरह से लाइन से रहता है। तो इसमें जो फेज वायर का लूपिंग करते हैं कौन सा तरीका से करते हैं, तो इसको आप साफ देख सकते हैं। फेज वायर का जो लूपिंग है ये जंक्शन बॉक्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। जहां भी लगेगा लैंप वहां क्या दिया है? जंक्शन बॉक्स से लूपिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट, सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 बोला है कि बैटरी अगर आधा चार्ज है 50% तो हाइड्रोमीटर का रीडिंग कितना होना चाहिए। तो ये हाइड्रोमीटर है, इसे हम लोग बैटरी चार्जिंग का कंडीशन को पता करते हैं। करते कैसे हैं, तो जो हमारा बैटरी है उसके वेंट प्लग को खोल के इसके नॉब को उसमें डाल देते हैं और इस ब्लोडर को दबाते हैं, तो इसमें हमारा जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो इसके स्केल में आता है और वो कितना पे आके रुक जाता है, जिस चार्जिंग अवस्था के अनुसार से आके रुक जाएगा। तो इसके बीच में स्केल बना होता है इस तरह का, ठीक है। तो जहाँ पे आके हमारा इलेक्ट्रोलाइट रुक गया है उस अनुसार से हम चार्जिंग कंडीशन को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसमें स्केल बना रहेगा। तो 50% चार्ज रहेगा तो कितना रहेगा 1180 से 1200, ठीक है। 50% चार्ज मतलब इलेक्ट्रोलाइट का ये डेंसिटी है 1.180 से लेके 1.20 तक 50%। फुल चार्ज रहेगा तो 1.255 से 1.275। लेकिन याद रखने के लिए हमको ऐसे याद रखना है 50% चार्ज रहेगा 1180 से 1200 पर रहेगा तब, ठीक है। और डिस्चार्ज की कंडीशन में कितना रहेगा 1110 से 1130, तब हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, फुल डिस्चार्ज है, ठीक है। और 1180 से 1200 तक रहेगा तो हाफ चार्ज है, ठीक है। और 1255 या 1250 से 1275 रहेगा तो बैटरी फुल चार्ज है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। मात्र 3 कंडीशन आपको याद रखना है, फुल चार्ज, हाफ चार्ज और फुल डिस्चार्ज, ठीक है। तो बैटरी का अगर अपेक्षित घनत्व 1100 मतलब 1.10 है, लेकिन याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं 1110 से 1130 है तो फुल्ली डिस्चार्ज है, 1180 से 1200 है तो हाफ चार्ज है, 1250 से 1275 है तो फुल चार्ज है। इस तरह से मतलब फुल चार्ज है। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे फुल डिस्चार्ज की बात किया है तो कितना आंसर ले लेगा 1.12 लिया है, बोले तो 1120 आंसर लिया है, 1120 आंसर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से CPRI के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन टोटल 40 था, इसका हमने प्रत्येक क्वेश्चन का मानो तो ऑपरेशन करके रख दिया और आपके सामने इसका सॉल्यूशन बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चूंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, परीक्षा में 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाता है। अगर मिला जुला के देखा जाए तो यह क्वेश्चन कुछ आसान तो नहीं था। ये जो सेट था आपको 70% के लगभग स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें मात्र 30 क्वेश्चन इसका मीडियम क्लास का था, लो क्लास का क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो इसका कटअप कुछ ज़्यादा नहीं जाने वाला है, 40 से 60 के आसपास। अगर आप मतलब ओवरऑल अगर आप 60% सवाल बनाए होंगे तो आप इसके कटअप में आ सकते हैं। 60% के आसपास अगर आपको नंबर है 100 में तो इसका आप कटअप रेंज में आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे CPRI का क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन मिल चुका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।